अब हेडिंग बनाइएगा। हेडिंग क्या है? रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहला पॉइंट लिखिए। द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन relationship between rate of reaction and the molar concentration of reacting substance is determined experimentally. And it is given by the expression is called rate law expression. दोबारा इस लाइन को पढ़िए तो मैंने क्या बोला इसमें। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कौन सा सब्सटेंस? यस, रिएक्टिंग सब्सटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का दो लॉ। एक तो आपको मिल गया डिफरेंशियल रेट लॉ, जो पिछले क्लास में डील किए थे। डिफरेंशियल रेट लॉ से जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं वो सिर्फ रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में होता है, सिर्फ प्रोडक्ट के टर्म में या किसी के टर्म में निकाल सकते हैं। बट रेट लॉ एक्सप्रेशन से जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे वो सिर्फ किसके टर्म में रहेगा? यस, ओनली रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। वो अंडरलाइन कर लीजिएगा, रिएक्टिंग सब्सटेंस का। इसका मतलब इस पॉइंट से ये पता चला कि रेट लॉ एक्सप्रेशन से जो रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा उसमें प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड पॉइंट, according to this law at a given temperature according to this law at a given temperature the rate of chemical reaction is directly proportional to product of molar concentration of reacting substance raised to the power suitable coefficient. Reacting substance raised to the power suitable coefficient. एक मिनट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं बोला हूं, क्या बोले हैं? सुटेबल कोफिशिएंट, करेक्ट। अब एक मिनट, अब यहाँ पे ध्यान देने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दो चीज़। पहला तो है कि एट ए गिवन टेम्परेचर, क्या है? एट ए गिवन टेम्परेचर, अंडरलाइन कर दीजिए। और दूसरा है कि कोफिशिएंट क्या रहेगा?
सूटेबल कोफिशिएंट रहेगा। तो भाई सूटेबल कोफिशिएंट पता कहाँ से चलेगा? एक्सपेरिमेंट से। कहाँ से पता चलेगा? अगर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट रहता तो आप रिएक्शन लिखे, बैलेंस किए और उसी का कोफिशिएंट को ऊपर कर देते। तो मान लेते हैं कि आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जांपल लेते हैं। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लास होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। मुझे प्रोडक्ट का रेट और एक्सप्रेशन के टाइम पे प्रोडक्ट का तो चाहिए नहीं, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको कंसिडर कर भी नहीं रहे कि क्या है, करेक्ट। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर एक्स यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे ए और बी का कोफिशिएंट तो क्या था? स्मॉल ए स्मॉल बी, बट मैंने यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी दिया या एक्स और वाई दिया? एक्स और वाई दिया। तो ए एक्स और वाई कहाँ से आएगा? एक्सपेरिमेंट से, रिएक्शन का मैकेनिज्म को डील करने से। तो सर ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज केमिकल इक्विलिब्रियम में तो जब लॉ ऑफ मास एक्शन जब हम लोग पढ़े हैं, करेक्ट, ध्यान सुनिएगा, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन के टाइम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, सपोज कीजिए कि एक केमिकल इक्विलिब्रियम था 2A + 3B कन्वर्टेड इनटू, या B कन्वर्टेड इनटू C + D, तो उस टाइम पे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आप ऐसे लिखते थे, हाँ या ना? और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन करिए, यहाँ का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे हम पुट कर देते। तो इसके बीच में अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, इसके बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, तो वो 1 स्टेप रिएक्शन था। कितना स्टेप? 1 स्टेप रिएक्शन था। और यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है, तो मुझे नहीं पता है कि ये रिएक्शन ये नेट रिएक्शन है, मुझे नहीं पता है कि ये रिएक्शन ओनली 1 स्टेप में कवर हो रहा है या मोर देन 1 स्टेप में कवर हो रहा है, करेक्ट। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सो मेनी टाइम्स मुझे बोलते हुए सुने होंगे RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, राइट। तो लेट अस सपोज, और रेट लॉ एक्सप्रेशन जब भी हम लोग लिखते हैं तो कोई भी मान लेते हैं रिएक्शन 3 स्टेप में कवर हो रहा है, करेक्ट, और उसमें ये 3 स्टेप में कवर हो रहा है, उसका सेकेंड स्टेप सबसे स्लोएस्ट स्टेप है। तो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं वो एक्चुअली सबसे स्लोएस्ट स्टेप को देखकर लिखते हैं, किसको? और हो सकता है कि उसका सबसे स्लोएस्ट स्टेप में ए और बी का कोफिशिएंट एक्स और वाई रहा होगा। क्या रहा होगा? एक्स और वाई। तो ये सबसे कौन सा स्टेप स्लो है, कौन सा स्टेप फास्ट है, वो पेपर पता चलेगा या एक्सपेरिमेंट पता चलेगा? एक्सपेरिमेंट पता, करेक्ट है ना। दिस इज द वजह कि मुझे अब इसके बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है कि ये स्टेप ओनली 1 स्टेप का है या 2 स्टेप या 3 स्टेप या मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल SN2 कितना स्टेप रिएक्शन है? SN1 2 स्टेप है, करेक्ट। तो उसमें 2 स्टेप रिएक्शन है, तो फर्स्ट स्टेप स्लो था, सेकंड स्टेप क्या था? फास्ट था, करेक्ट। तो हम लोग किसको देख कर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखे थे, और उसमें न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं था। दिस इज द रीजन कि यहाँ पे एक्चुअल में रेट लॉ एक्सप्रेशन जब लिखते हैं तो किसी भी रिएक्शन का जो सबसे स्लो स्टेप है, करेक्ट, तो उसी का उसमें जो कोफिशिएंट इन्वॉल्व रहता है उसका रेज करते हैं। तो जो यहाँ पे सुटेबल कोफिशिएंट था वो कौन सा स्टेप का सुटेबल कोफिशिएंट था? वो सबसे स्लो स्टेप का। बट मान लेते हैं कोई रिएक्शन है और वो रिएक्शन ओनली 1 स्टेप का ही है। कितना स्टेप का? तो जब कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में कवर हो रहा है तो आप कंपेयर कर पाएंगे कि ये स्लो है फास्ट? तो अगर आप 100% अगर श्योर रहते हैं कि दिस इज द रिएक्शन कंप्लीटेड इन ओनली 1 स्टेप, मतलब ये 1 स्टेप का ही रिएक्शन है, तब तो ये A का पावर A हो जाता, करेक्ट। अब B का पावर, बट जब तक नहीं पता है तब तक तो आपको नहीं अब लिख सकते हैं, कंफर्म नहीं है तो उस टाइम पे क्या लिखेंगे? एक्स और, इसलिए मैं वहाँ पे बोला था सूटेबल कोफिशिएंट। तो वो सूटेबल कोफिशिएंट लिखना नहीं है, मैं सब कुछ लिखवा दूंगा। तो वो सूटेबल कोफिशिएंट कहाँ से मिलेगा? जिस स्टेप को देखकर मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूंगा, करेक्ट। तो ए वैल्यू क्या है? एक्स और वाई
क्या थ्योरेटिकल वैल्यू है या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। पहला बात तो ये पता चल गया, करेक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया है कि एक्स और वाई क्यों इन्वॉल्व किए हैं, बिकॉज मुझे अभी इस रिएक्शन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है या ओनली वन स्टेप रिएक्शन है, करेक्ट। देन आर इक्वल टू, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन जब लिखेगा, जो ए के ए के जो पावर आएगा और बी का जो पावर आएगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं, एक्स को क्या पढ़ते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब बाई को क्या पढ़ेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू बी। और एक्स प्लस बाई को पढ़ेंगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ, लिखिए मार्किंग। अब यहाँ देखिएगा, तो x प्लस बाई आपका हो गया ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, करेक्ट। अब यहाँ पे नोट करके लिखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव, इसको बॉक्स में कर लीजिएगा इसे स्टेटमेंट को। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी निगेटिव, 0 और फ्रैक्शनल वैल्यू एज वेल एज इंटीग्रल वैल्यू। यहां देखिए स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। देखिएगा आपको जब स्कूल में पढ़ाया जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, राइट, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ भी हो सकता है। इसका तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इंटीग्रल वैल्यू हो सकता है और फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है, करेक्ट है। चलिए एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, के क्या है? के है बोलिए कांस्टेंट, लिखिए भाई, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज ऑल्सो नोन एज रेट कांस्टेंट, which is also known as rate constant। यहां देखेंगे स्टूडेंट, तो यहां पे रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या बोला गया था? एट ए गिवन टेम्परेचर, कौन सा? एट ए गिवन टेम्परेचर रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो एट ए गिवन टेम्परेचर एक्चुअली के लिए बोला गया था, किसके लिए? तो जब रेट कांस्टेंट के लिए आगे जब हम लोग आपको बताएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट, और के बारे में ही आपको कम से कम तो 5 बार पढ़ना है अंडर द हेडिंग आर्हेनियस इक्वेशन। लास्ट जब सेकेंड लास्ट क्लास और लास्ट क्लास या कह सकते थर्ड लास्ट क्लास से ही, तो या इसको बहुत डेप्थ में पढ़ना है आपको के बारे में, राइट। बट अभी मोटा मोटी ये जानिए कि वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन व्हाट? टेम्परेचर और कैटलिस्ट, तो एक्टिवेशन एनर्जी। और उसके भी अंदर की बात ये आनी है कि के का एक्चुअल में मीनिंग ये है कि मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन, पार्टिकल जब आपस में प्रोडक्ट बनाता है तो एक्चुअली पार्टिकल्स कोलाइड करता रहता है। क्या होता है? कोलाइड करता है। तो मान लेते हैं कि टोटल कॉलिजन 1 सेकेंड में 100 हो रहा है, बट जितना भी कॉलिजन होता है ऑल आर नॉट इफेक्टिव। हो सकता है 100 कॉलिजन में 70 कॉलिजन ही प्रोडक्ट में दे रहा है, तो जो 70 कॉलिजन हुआ वही एक्चुअली के को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? के। एक्चुअल अंदर की बात यह है, 1 मिनट, अब आपका टारगेट है कि नहीं आउट ऑफ 170 कॉलिजन से ही मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है, मुझे थोड़ा प्रोडक्ट ज़्यादा मिले, नंबर ऑफ कॉलिजन इफेक्टिव ज़्यादा हो, तो क्या करते हैं? रिएक्शन नहीं होते रहता तो गर्म करते हैं। गर्म की जगह तो क्या मिलेगा? एनर्जी। उससे उसका क्या बढ़ जाएगा? स्पीड। स्पीड बढ़ जाएगा तो मोमेंटम।
तो मोमेंटम बढ़ने से उसका इफेक्टिव कोलिजन होने का चांस कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा? ज़्यादा रहेगा। आपको पता है कि कट ऑफ मार्क्स यहाँ है, करेक्ट, और वो कट ऑफ मार्क्स से कम नहीं आने वाला है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मतलब अगर सिलेक्शन का रेट चाहिए, एक तो बात ये हो गया। दूसरा बात ये हो गया कि इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए एक सर्टेन, अब इसको लिखना नहीं है, ये बहुत आगे का बात, थोड़ा मैं आपको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए बात कर रहा हूँ। इसका मतलब वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये बात तो क्लियर हो गया। और के को मैं क्या मोटा मोटी बोल रहा हूँ? इफेक्टिव कोलिजन। एक मिनट, तो कि इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए एक सर्टेन एनर्जी लेवल को क्रॉस करना पड़ता है। और हम लोग केमिकल काइनेटिक्स फास्ट रिएक्शन का पढ़ रहे हैं या स्लो रिएक्शन का? तो जिसके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ जो यहाँ पहुँचेगा वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और यहाँ तक 70, इसका ऊपर जा रहा है 70 कोलिजन पर सेकंड इफेक्टिव, तो बाकी 30 तो क्या रह गया? इनइफेक्टिव। तो अगर इस बैरियर को ही कम कर दे, तो इस बैरियर को कम करेंगे तो इफेक्टिव कोलिजन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। इस बैरियर को कम कौन करेगा? कैटलिस्ट। कम कौन कर देगा? कैटलिस्ट होगा। इस लाइन को ही कम कर देंगे। दैट्स वाई वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन व्हाट? सम अदर फैक्टर, नॉट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। करेक्ट है ना? के किस पे डिपेंड करेगा? सम अदर फैक्टर। तो लिखिए वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन some other factor like temperature and activation energy. अब एक मिनट यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिए स्टूडेंट। इक्वेशन फर्स्ट को देखते रहिए। तो x प्लस वाई क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, करेक्ट। तो फॉर ए गिवन रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फिक्स हो जाता है। फॉर ए गिवन रिएक्शन x प्लस वाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? तो फॉर ए गिवन रिएक्शन x प्लस वाई का वैल्यू तो फिक्स हो गया, और कॉन्सेंट्रेशन कम हो या ज़्यादा हो, k पे फर्क पड़ेगा? अनटिल अनलेस आप दो चीज़ चेंज नहीं करते हैं। क्या नहीं यूज करते हैं? या तो टेम्परेचर को चेंज नहीं करते हैं, या तो कैटलिस्ट को यूज नहीं करते हैं। मैं सब कुछ लिखवाऊंगा, लिखना नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्ट कांस्टेंट के अंदर सारा पॉइंट बनाएंगे सिस्टमैटिक वे में, इस पर सब ऑब्जेक्टिव चल रहा है अभी, करेक्ट। अब फिर मैंने आपको टारगेट दिया, और सेकेंड चीज़ आपने क्या ऑब्जर्व किया? रेट लॉ एक्सप्रेशन। यहाँ देखिए, रेट लॉ एक्सप्रेशन से जो आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस? बोलिए भाई, क्या मिलेगा वेदांग बरुआ? डिफरेंशियल रेट लॉ से तो एवरेज भी मिलने का चांस था, नहीं? डेल्टा लेते थे, एवरेज भी और इंस्टेंटेनियस भी। तो यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन क्या है? R इक्वल टू के, ए के पावर x और b के पावर y, करेक्ट है ना? और रेट लॉ एक्सप्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन किसके टर्म में निकालते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसके टर्म में? यहाँ पे प्रोडक्ट, इसलिए तो प्रोडक्ट कुछ मैंने दिखाया ही नहीं भाई। जिस टाइम का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे उसी टाइम का तो रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा। समझे नहीं समझे? यहाँ पे डेल्टा ए है क्या? नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन अगर टाइम टी का, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस टाइम का? तो किसी एक टाइम का बात करते हैं, वो एवरेज बात होता है या इंस्टेंटेनियस बात होता है? इंस्टेंटेनियस बात होता है। समझ में आ गया? इसका मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन से जो रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा वो एवरेज नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? अगर टी, मैं लिखवा दूंगा, पहले सुनते रहिए। इसका मतलब है कि जिस टाइम का कॉन्सेंट्रेशन उसी टाइम का रेट ऑफ रिएक्शन। अगर t इक्वल टू 0 टाइम का चाहिए तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किस टाइम का पुट कीजिएगा? कि t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 10 सेकंड का चाहिए। इसलिए ये सब बातें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस पे आपको प्रॉब्लम मिलेगा सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज में, ठीक है? तो सारा बात मैं यहाँ पर ही बोल देता हूँ। मान लेते हैं कि आपको पूछा जाएगा फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन एट t इक्वल टू 10 सेकेंड, करेक्ट? और k दे दिए,
और एक्स और वाई भी वैल्यू पता है, तो ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन 10 सेकंड का निकालने का कोशिश कीजिएगा और इसमें पुट करेंगे तो मिल जाएगा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो से आपको जो रेट लॉ एक्सप्रेशन से जो रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा वो इंस्टेंटेनियस रहेगा। जिस टाइम का रेट ऑफ रिएक्शन उसी टाइम का व्हाट कॉन्सेंट्रेशन पुट करना है। करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि मैंने आप इसको भी लिख लीजिएगा तब याद रहेगा। ये लिखने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि टी टाइम का तो यहाँ पे टी टाइम का, यहाँ पे टी टाइम का। करेक्ट है ना। बॉक्स बनाइए। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, देख रहे हैं, और आपको बोल दिया गया फॉर ए गिवन रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर। दोनों बात एक साथ बोल दिया मैंने। क्या बोला? एट ए गिवन रिएक्शन मतलब मैं एक्स और वाई को फिक्स कर दिया एट ए गिवन टेम्परेचर एंड नो यूज ऑफ कैटलिस्ट। नो यूज ऑफ कैटलिस्ट जब तक नहीं नाम लेंगे तब तो यूज करना ही नहीं है। तो इसका मतलब के को भी फिक्स कर दिया। अब तब आपको बोले कि अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा या ज़्यादा होगा? ए का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे और तो आर का वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? कम होगा, ज़्यादा होगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा? बोलिए। डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू निगेटिव हो गया देन कभी नहीं लगता है कि कुछ डालने से बातें खराब हो जाता है, राइट? और अगर एक्स का वैल्यू जीरो है, बोलिए भाई कुछ तो बोलना पड़ेगा। एक्स का वैल्यू जीरो सर रहेगा ही नहीं। इसका तो इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अगर ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो गया, क्या हो गया? जीरो। तो इसका आप कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा करें। कितना बार तो बोले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि SN1 रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब फिर वहाँ पे एक और स्टोरी, इवन इफ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फिर भी वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, राइट? तो वो बात बोला गया था ना। क्यों ऐसा बोला गया था कि इंडिपेंडेंट है? क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं आ रहा था। करेक्ट। वैसे ही इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको आंसर ऐसे देना चाहिए कि सर इट डिपेंड्स ऑन, ज़्यादा होगा, कम होगा या अन्य फैक्टर रहेगा, इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एक्स। अभी मुझे एक्स के बारे में पता ही नहीं है। एक्स अलजेब्रिक है, ये निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगर जीरो रहा इंडिपेंडेंट रहेगा, कम रख कीजिए ए का वैल्यू या ज़्यादा कीजिए कोई फ़र्क, पॉजिटिव है बढ़ेगा और निगेटिव है तो कम हो जाएगा। समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि सर ए का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक है बढ़ जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये भी बात समझ में आ गया? एक लाइन लिखिए। रेट लॉ एक्सप्रेशन नोट करके लिखिए तो, रेट लॉ एक्सप्रेशन गिव्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ एक्सप्रेशन gives instantaneous rate of reaction। हो गया ना? अब यहां देखेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, यूनिट ऑफ के। तो के इक्वल टू क्या लिखिएगा? आर वाई। मान लेते हैं मैं इसी रिएक्शन के लिए बात कर रहा हूँ, ए प्लस बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। आर वाई क्या लिखेंगे? ए के पावर एक्स और बी के पावर व्हाट वाई। और एक्स प्लस वाई क्या है मेरा? बोलिए फास्ट। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसको एन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अब बोल पढ़ेंगे nth ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो k का यूनिट क्या होगा? फर्स्ट, व्हाट द यूनिट ऑफ k?
एक मिनट, डिफरेंशियल रेट लॉ में रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट अलग रहेगा या सेम रहेगा? ऊपर में क्या यूनिट है पढ़िए, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर, करेक्ट ना? आर का यूनिट, तो मोल पर लीटर के बदले एम लिख दें, और पर सेकेंड कभी कभी पर मिनट भी हो सकता है, तो टाइम इनवर्स कर दें। तो ऊपर का यूनिट क्या हो गया? एम टाइम इनवर्स, और इसका इसके बदले इसका यूनिट क्या रहेगा? एम के पावर एक्स, और इसका यूनिट क्या रहेगा? एम के पावर, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम टाइम इनवर्स एम के पावर x प्लस वाई, हाँ या ना? और x प्लस वाई क्या था? ऑर्डर ऑफ ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n, nth ऑर्डर, राइट? कौन सा ऑर्डर? nth ऑर्डर, करेक्ट, पूरे रिएक्शन का ऑर्डर। इसका मतलब m टाइम इनवर्स m के पावर n, इसको बॉक्स में कर लीजिएगा। इसको हटाएं। इस पे भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा नीट में या बोर्ड में। और देखिए, सो मेनी टाइम्स, एक मिनट, बहुत सारा एक्सरसाइज में या क्वेश्चन जिसमें आपको डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं दिया रहेगा, बट के का यूनिट देखकर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब वो उसमें मेंशन नहीं किया रहेगा। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चाहिए होगा, बट क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं किया रहेगा कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, बट के का यूनिट साथ में लिखा रहेगा। इसका मतलब सो मेनी टाइम्स जस्ट बाय नोइंग द यूनिट ऑफ के वी कैन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाँ या ना? सपोज कीजिए कि यहाँ देखिए, अगर n का वैल्यू 0 है, मतलब एक कौन सा ऑर्डर रिएक्शन हो गया? 0 ऑर्डर। तब k का यूनिट क्या होगा एवरीवन? मोल लीटर इनवर्स, सही है? और अगर n का वैल्यू 1 हो गया तो तब इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर, करेक्ट? तो नहीं लगता है 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तब उसका k का यूनिट क्या रहेगा? टाइम इनवर्स। और n का वैल्यू 2 हो गया तो कौन सा ऑर्डर? सेकेंड ऑर्डर। तो k का यूनिट क्या होगा? देखिए तो मैंने क्या सही लिखा? मोल पर लीटर का उल्टा हो गया क्या? लीटर पर मोल टाइम इनवर्स। तो बाकी वैल्यू पुट करने का रिक्वायरमेंट है, इसको रखने से काम चल जाएगा, करेक्ट है ना? यूनिट, अच्छा ये बोल रहे हैं कि पिछले साल का जेईई मेन का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, nth ऑर्डर का यूनिट लिखना है। ये तो बहुत आसान है, आराम से लिख देंगे, राइट? अब यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि मैंने आपको एक समझाने के लिए यूनिट ऑफ के दे दिया, समथिंग लाइक दिस। लाइक पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, व्हाट एवर, मतलब ऐसे दिया रहेगा, लीटर स्क्वायर मोल -2, करेक्ट? इसका मतलब तो यही हुआ ना। और ए दिया रहेगा, और तब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा। क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? तो के का यूनिट क्या रहा? तो के के लिए आप ये लिखिएगा एम के पावर यूनिट वाइज, और एम के पावर -2 और टाइम इनवर्स इक्वल टू एम के पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स और टाइम इनवर्स आपस में क्या हो गया? कैंसिल। तो नहीं था कि 1 माइनस n का काम -2 करेगा, तो n इक्वल टू व्हाट?
थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कौन सा ऑर्डर? तो अब तो निकाल, इसका मतलब है के का यूनिट जानकर क्या ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं? इसलिए बहुत सा प्रॉब्लम में ओवरऑल ऑर्डर ऑफ नहीं दिया रहेगा, बट क्या दिया रहेगा? के का यूनिट। तो के यूनिट से क्या निकाल लेंगे? अतः आप प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करेंगे। तो एक लाइन नोट कर लीजिए, आप लोग भूल जाइएगा। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नोट करके लिख लीजिए। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जस्ट बाय नोइंग द यूनिट ऑफ के। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जस्ट बाय नोइंग द यूनिट ऑफ के। करेक्ट है ना? चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आज आप लोग छुट्टी जा रहे थे क्या क्रिसमस का? अब तो लास्ट क्लास है। पहला जेईई मेन सबका अगर अच्छा चला जाएगा, मैं आज ही प्रॉमिस कर रहा हूँ, और उसके लिए मैं पैसा अभी से जमा करके रखूँगा। जो भी अच्छा परसेंटाइल 90+ परसेंटाइल लेकर आएंगे, सबको लेकर जाकर पार्टी दूंगा। मैं अपने तरफ से एक दिन आपको बोलूँगा कि एक दिन एंजॉय कीजिए, मूवी जाके देख कर आइए, या मेरी तरफ से 2-3 दिन कर लीजिएगा। एक दिन मेरे तरफ से, बाकी 2 दिन खुद की तरफ से। तो मैं पार्टी दूंगा, लेकिन आपके उस डिग्री ऑफ फ्रीडम में इन्वॉल्व नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, डोंट वरी। सबसे बढ़िया तो है पार्टी का जगह बारबेक्यू नेशन, जितना चिकन खाइए। अब जो नॉनवेज नहीं है तब उनके लिए तो अलग बात है। क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, मेरा भी मजबूरी है। दिमाग में है कि इतना कुछ पढ़ा दे कि सिलेक्शन हो जाए। यहाँ देखिए, ए रिएक्शन है, इसका कोफिशिएंट कितना है? 1, बट इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि पावर 3/2 क्या है? इसका मतलब 3/2 क्या यहाँ से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है या एक्सपेरिमेंट से आया होगा? इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट या एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन फाइंड आउट एक्सपेरिमेंटली, नॉट थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रहता तो सिर्फ कोफिशिएंट देखते और लिख देते, राइट? इसका मतलब 3/2 हो रहा है, तो डैम श्योर ए नेट रिएक्शन रहा होगा। क्या रहा होगा? नेट रिएक्शन। और ये रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप में कवर हो रहा होगा। ये 1 स्टेप का रिएक्शन अगर 1 स्टेप का रहता तो डैम श्योर इसका पावर कितना रहता? 1 रहता। लिख लीजिए, नोट करके यहाँ पे एक पॉइंट लिखे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, नॉट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। आज अटेंडेंस नहीं देखते हैं, जैसे मैंने छुट्टी नहीं दिया, लेकिन जिनको छुट्टी लेना है वो मुझे ही छुट्टी दे दिए। 2 ऑप्शन है, या तो सर छुट्टी दे देंगे, नहीं तो मैं सर को छुट्टी दे दूंगा। उनको जो आज नहीं किया उनको पता ही नहीं है कितना इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है। अभी तो आगे बढ़ेगा क्लास। मैं जो टॉपिक अभी स्टार्ट करने वाला हूँ वो है मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस चीज़ को मुझे समझने में, इसके लिए मैं फिजिकल केमिस्ट्री का एटकिंस बुक फॉलो किया था, फॉरेन राइटर का है। 5 आवर 6 आवर या कह सकते हैं 10 आवर, मतलब 2-3 दिन लगा वो तोड़ के जब पढ़े, तो तब जाकर क्लियर कट कि व्हाट द डिफरेंस, एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और जो चीज़ मैं सीखा उसी को मैं 1 आवर 45 मिनट्स में आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है?
तो यहाँ पे अगर ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रहता तो ऑर्डर क्या रहता, इसका पावर क्या रहता 2, बट यहाँ पे इसका पावर है 1। इसका मतलब ये भी क्या है, नेट रिएक्शन। ये क्या है, नेट रिएक्शन। और रिएक्शन डैम श्योर ओनली 1 स्टेप में हो रहा होगा या मोर देन 1 स्टेप, मोर देन 1 स्टेप। चलिए स्टूडेंट, अब लिखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। हेडिंग बनाइएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। अब एक मिनट, रेट कांस्टेंट का मतलब मोटा मोटा तो दिमाग में बैठ गया ना, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन rate constant of reaction is measure of the rate constant of a reaction is a measure of, पढ़िए इसको, क्या पढ़िएगा, यस जो पढ़ रहे हैं वही लिख लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ रिएक्शन। यस, वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक है नंबर इफेक्टिव कोलिजन। वो अंदर की बात था, माइक्रो लेवल पे काम बात बोल दिया ना कि मॉलिक्यूल आपस में पार्टिकल कोलाइड कर रहा है, तो सुपरफिशियल बात हुआ या माइक्रोस्कोपी लेवल पे बात हो गया, वो इसका खुद का कैरेक्टरिस्टिक है, करेक्ट, इफेक्टिव कोलिजन। अब एक मिनट, तो किसी भी रिएक्शन ये तो समझ में आ गया के का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। आप ऐसा सुनेंगे कि इफेक्टिव कोलिजन -10 हुआ, बोलना सही रहेगा। तो यहाँ से ये भी समझ में आ गया के का वैल्यू पॉजिटिव है, और के का वैल्यू ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो या फास्ट। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के इंडिकेट व्हाट, स्लो रिएक्शन या फास्ट रिएक्शन। के का वैल्यू ज़्यादा मतलब इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा। इसका मतलब है कि अब यहाँ पे आपके सामने अगर रेट देखते हैं, इसमें ही कितना बात छुपा हुआ है। आपको मैं बोल दिया कि देखिए भाई आर के बारे में बात करना है, इसको बढ़ाना है, क्या क्या करके आप इसका वैल्यू को बढ़ा सकते हैं फॉर ए गिवन रिएक्शन, फॉर ए व्हाट, गिवन रिएक्शन, करेक्ट। और यहाँ पे आपके कॉन्फिडेंस के लिए ये भी बोल दिया कि दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो जैसे ही गिवन रिएक्शन मतलब x और y तो फिक्स हो गया, और बोले कि आपको टारगेट दिया कि r का वैल्यू बढ़ाना है, तो सर एक ऑप्शन तो है कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे, क्या करेंगे, और दूसरा ऑप्शन है कि कॉन्सेंट्रेशन, आपको मैंने बोला नहीं कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं करना है, फिर भी आर का वैल्यू बढ़ाना है। सर टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, के बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, के का वैल्यू चेंज करके भी तो आर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि के का वैल्यू भी चेंज होता है जस्ट बाय चेंजिंग व्हाट, टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी, करेक्ट है ना। इसका मतलब बाय कीपिंग कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट वी कैन ऑल्सो चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट बाय चेंजिंग के। और के कैसे चेंज होगा, जिस पे के डिपेंड करेगा, और के आगे चलकर किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर और इसके बारे में स्टडी किन्होंने किया, आर्हेनियस। किसने स्टडी किया, और उसी को फॉरवर्ड किया गया। तो एक्चुअल में देखिए हम लोग अभी के बारे में बात कर रहे हैं, वन डायरेक्शनल रिएक्शन, और इसी को टू डायरेक्शन बना के क्या बना दिया गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बना दिया गया था, करेक्ट है ना। तो नहीं लेता कि इक्विलिब्रियम के पहले केमिकल काइंड्स पढ़ना ज़्यादा बेटर रहेगा। एज ए टीचर मुझे अगर एक सीक्वेंस फॉलो करना रहता है, केमिकल काइंड्स और केमिकल इक्विलिब्रियम कौन पहले, मैं केमिकल काइंड्स पहले पढ़ना पसंद करता, करेक्ट। इट मीन्स उसी लाइन में कंटिन्यू कीजिए, इट मीन्स ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के इंडिकेट फास्ट रिएक्शन, it means greater the value of K indicate fast reaction, comma, and lesser the value of K indicate slow reaction. अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखिए, K क्या है, फिर से बोलिए, रेट कांस्टेंट, क्या क्या है, इज इट कंपल्सरी ऑल रिएक्शन हैविंग द सेम रेट कांस्टेंट,
ऑल कंपलसरी है कि सारे रिएक्शन का रेट कांस्टेंट सेम रहेगा। हो सकता है कोई रिएक्शन हो रहा हो जिसमें नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर सेकंड 70 हो, और कोई दूसरा डिफरेंट रिएक्शन हो जिसमें नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर सेकंड 60 हो, तो क्या सारे रिएक्शन का नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर यूनिट टाइम सेम रहेगा? इसका मतलब डिफरेंट रिएक्शन हैविंग डिफरेंट रेट कांस्टेंट। करेक्ट है ना? देखिए एक पॉइंट, डिफरेंट रिएक्शन हैविंग डिफरेंट रेट कांस्टेंट। फर्स्ट था द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज ए मेजर ऑफ इंट्रिंसिक रेट ऑफ रिएक्शन, कॉमा ग्रेटर वैल्यू ऑफ के इंडिकेट फास्ट रिएक्शन एंड लेसर द वैल्यू ऑफ के इंडिकेट स्लो रिएक्शन। और सेकेंड पॉइंट लिख लिए, डिफरेंट रिएक्शन हैविंग डिफरेंट रेट कांस्टेंट। थर्ड लिखिए, ईच रिएक्शन हैज a different value of rate constant, each reaction having different value of rate constant at a given temperature। मतलब टेम्परेचर को अगर फिक्स कर दिए और यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज नहीं कर रहा हूँ, अरे अगर कैटलिस्ट के बारे में कुछ बात साइलेंट है, नहीं बोल रहे हैं, इसका तो कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे हैं, तो विदाउट कैटलिस्ट एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्शन रेट कांस्टेंट चेंज होगा या कांस्टेंट रहेगा? एक और पॉइंट लिखिए, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। थर्ड पॉइंट है वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड। थर्ड पॉइंट क्या था स्टूडेंट? द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। कॉन्सेंट्रेशन गिवन रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे, रेट कांस्टेंट चेंज। अब यहां पे एक और एग्जांपल देखिए, एक मिनट, ये 4 पॉइंट ही पूरा के नहीं है, के पे पूरा क्लास चलेगा अंडर द हेडिंग आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है? कम से कम उसमें 3 आवर लगेगा। अब एग्जांपल देखिए, यहाँ देखिए सब लोग, जो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो पिछले 20 साल में हर साल बोर्ड में आता है, अब फिर से इस साल आएगा, और आरसीए में भी आपको इस पर क्वेश्चन मिलेगा। वो मतलब टाइप प्रॉब्लम है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? बोलिए भाई, एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली इसका मतलब एक्सपेरिमेंट का डेटा मुझे देना पड़ेगा आपको। मान लेते हैं कि R इक्वल टू, एक क्वेश्चन लिखिए, ये मेरा, सपोज कीजिए कि ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन एग्जाम में दिया हुआ है, करेक्ट? ठीक है, अब लिखिए, if concentration of A and B becomes double, if concentration of A and B becomes double, then rate of reaction becomes 8 times. Then rate of reaction become कितना टाइम्स? 8 टाइम्स। ये पहला इंफॉर्मेशन दिया। फिर लिखिए, and if अब second condition, and if concentration of A becomes double without changing concentration of B, then rate of reaction becomes 2 times. Then rate of reaction increases 2 times. Becomes एक ही बात है। Then find out order of reaction
देन फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए, विथ रेस्पेक्ट टू बी एंड ओवरऑल। देन फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए, विथ रेस्पेक्ट टू बी एंड ओवरऑल। अब यहाँ देखना है, ध्यान सुनिएगा। इसका मतलब है कि जो आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो रिएक्शन 8 टाइम्स हो गया, एक 2 टाइम्स हो गया, ये पेपर पे तो डिसाइड नहीं हो रहा होगा। ये तो लैब में आप खड़ा होकर घड़ी देख रहे होंगे कि एक रिएक्शन 2 आवर ले लिया, जब डबल डबल कॉन्सेंट्रेशन लिए तो इतना और कम टाइम में हो गया, डबल इसका लिया उसको कांस्टेंट रखे तो इतना टाइम्स। ये तो आप वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, और उसी के अकॉर्डिंग आप चार्ट शीट बना रहे हैं, डेटा तैयार कर रहे हैं। तो ये क्या था इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया, एक्सपेरिमेंट से। और अभी आपको ये पता है कि रिएक्शन 1 स्टेप का है या मल्टीपल नहीं पता है, तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, a के पावर x और b के पावर y, और हम लोग को निकालना क्या है, x और y। तो पहले तो a लिख देंगे कि मान लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन मेरा a और b है, क्या है, a एंड b। तो कॉन्सेंट्रेशन a और b है तो रेट ऑफ रिएक्शन r है, बट इसमें लिखा रहेगा एट ए गिवन टेम्परेचर, किसको फिक्स करने के लिए, k को, करेक्ट। अब दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया गया कि R बिकम्स 8R, R बिकम्स, जब A का वैल्यू कितना हो गया, अब B का वैल्यू भी कितना हो गया। और थर्ड इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है कि R बिकम्स 2R इनिशियल के रेस्पेक्ट में, कब, विदाउट इफेक्टिंग B। और तब निकालना है x एंड y। एक बिल्कुल टाइप प्रॉब्लम है और ये बोर्ड में इस तरीके से आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। और तो क्या इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, मुझे के तो नहीं, अच्छा यहाँ देखिए, एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे a का वैल्यू चेंज किए बट मैंने के चेंज किया, कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से के पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट है ना। तो डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/8 इक्वल टू व्हाट, क्या इतना लिख सकते हैं एवरीवन, है या ना। इतना को क्या इतना लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, 1/2 के पावर क्यू को क्या 1/2 के पावर होल क्यू नहीं लिख सकते हैं आप, 1 का क्यू करने से क्या फर्क पड़ जाएगा। एंड दिस इक्वल टू दिस लिख सकते हैं, 1/8 के बदले 1/2 के पावर x प्लस वाई, तो इम्प्लाई x प्लस वाई के इक्वल टू व्हाट। अगर ऑब्जेक्टिव में नीट के एग्जाम में यही आ जाता, फाइंड आउट ओवरऑल, तो ओवरऑल में x और y का वैल्यू चाहिए या उसका सम चाहिए, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना है, 3 है, करेक्ट। और इक्वेशन फर्स्ट को अगर थर्ड से डिवाइड करते देन व्हाट, तो 1/2 इक्वल टू व्हाट, 1/2 के पावर x, है या ना। यहां से मिलेगा x को कितना आ गया, a के रेस्पेक्ट में क्या है फर्स्ट ऑर्डर, और यहाँ से y निकल जाएगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा b के रेस्पेक्ट में। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो बन जाएगा। अब ये बिल्कुल टाइप प्रॉब्लम है भाई, कम से कम 30 टाइम्स आया हुआ है बोर्ड में, हर साल आ जाता है, और आरसी में खोज में भी मिल जाएगा। तो अब समझ में आ गया कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द एक्स एंड वाई एक्सपेरिमेंटली, इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेमिंग किया रहेगा, ठीक है। हाँ बाई का वैल्यू 2 कैसे आया बताइए, यहां तक समझ में आया। जो स्टूडेंट ऑनलाइन में क्वेश्चन पूछ, ए समझ में, आप उससे पूछ रहे हैं ए समझ में आया, और यहां का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए तो बाई का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए, तो जस्ट मैं क्वेश्चन बनाने का तरीका बता रहा था कि ऐसे दिया रहेगा तो ऐसे सॉल्व करते हैं। इस वजह से बोला गया था कि एक्स एंड वाई कैन फाइंड आउट
एक्सपेरिमेंटली, करेक्ट। इसका मतलब इसका ये वन स्टेप रिएक्शन नहीं है, एक से वाई का वैल्यू निकाल दिया है, राइट। तो जो भी स्टेप में रहा होगा, जो इसका आरडीएस रहा होगा, उसमें ए का कोफिशिएंट क्या रहा होगा 1, अब बी का कोफिशिएंट 2 रहा होगा। अब लिखिए स्टूडेंट, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कॉमा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉमा एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये मेरा एक साथ हेडिंग हो गया। क्या क्या मैंने बोला? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कॉमा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉमा एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। पहला पॉइंट बनाइए, एलिमेंट्री रिएक्शन। ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, किसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन? वैसा रिएक्शन जो आज के बाद ओनली वन स्टेप में कवर हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे SN2, उसका लाभ उठाते हैं। ठीक है, दोज रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन ओनली, पहला पॉइंट बनाइएगा, दोज रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन ओनली वन स्टेप is called elementary reaction. Those reaction which completed in only one step is called elementary reaction. तो आपको एलिमेंट्री रिएक्शन में इस बात का टेंशन रहेगा कौन स्लो है कौन फास्ट है, जो है वही है, करेक्ट। सेकेंड पॉइंट लिखिए, those reaction which completed in more than one step, those reaction which completed in more than one step is called complex reaction. एक मिनट, वैसा रिएक्शन जो कितना स्टेप में कवर हो, मोर देन वन स्टेप, उसको क्या बोलेंगे? और कॉमा देकर उसी में कंटिन्यू कीजिए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सीक्वेंस ऑफ मोर देन वन स्टेप। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ए सीक्वेंस ऑफ मोर देन वन स्टेप, ईच ऑफ विच is called elementary step. Complex reaction takes place in sequence of more than one step, each of which is called elementary step, not elementary reaction. Difference समझिए, elementary reaction मतलब only one step, तो complex reaction क्या होता है? Sequence of more than one step, जिसमें हर स्टेप को क्या बोलेंगे? Elementary step, correct. Each of which is called what? Elementary step, comma, या उस लाइन के बाद थर्ड पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट बना लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और थर्ड पॉइंट के लास्ट में जब मैं रुकूंगा तो जो जगह छूटा रहेगा वो कभी IIT का ऑब्जेक्ट फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन रहा है। द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, the study of complex reaction in terms of elementary process, मतलब elementary step, right? The study of complex reaction in terms of elementary step is called, fill in the blank, भरिए। The study of complex reaction in terms of elementary step is called, उस पर fill in the blank, ऐसा नहीं कि आप ही लिख दीजिए fill in the blank, is called fill in the blank। बोलिए, is called reaction mechanism। ये था मेरी क्रिसमस। is called, बिल्कुल नहीं सूटेबल है रिएक्शन मैकेनिज्म।
किसी भी रिएक्शन को, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन को तोड़ तोड़ कर स्टडी करते हैं, उसी को तो बोलते हैं भाई रिएक्शन मैकेनिज्म। और रिएक्शन मैकेनिज्म किसका बता सकते हैं? फास्ट रिएक्शन आपके कंट्रोल में रहेगा, लाइक NaOH प्लस HCl, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जो आपके कंट्रोल में, उसी को तोड़कर आप स्टडी कर सकते हैं। तो इस कॉल्ड व्हाट? रिएक्शन मैकेनिज्म। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट पे 2 स्टार दे दीजिएगा। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन और एलिमेंट्री स्टेप, the number of particles taking part in elementary step or elementary reaction is called molecularity of that step, is called molecularity of that step। फिर से रिपीट कर रहा हूं, the number of particles taking part, करेक्ट, इन विच, कौन सा स्टेप में? इन एलिमेंट्री स्टेप और एलिमेंट्री रिएक्शन। देखिए एलिमेंट्री रिएक्शन तो वो तो एक ही स्टेप हो गया ना। इस नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकिंग पार्ट या कोलाइडिंग इन विच स्टेप? एलिमेंट्री स्टेप और एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट? मॉलिक्युलरिटी ऑफ दैट स्टेप और दैट एलिमेंट्री रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी ऑफ दैट स्टेप और दैट एलिमेंट्री रिएक्शन, करेक्ट है ना? इसका मतलब है कि किसी भी एलिमेंट्री स्टेप में जितना पार्टिकल इन्वॉल्व है, ध्यान से सुनिएगा, जितना पार्टिकल कोलाइड कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे आज के बाद? मॉलिक्युलरिटी ऑफ दैट एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या बोलेंगे? मॉलिक्युलरिटी ऑफ दैट एलिमेंट्री स्टेप। और अगर रिएक्शन ओनली 1 स्टेप का है तो बोलेंगे मॉलिक्युलरिटी ऑफ दैट एलिमेंट्री रिएक्शन, करेक्ट? तो कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। आप ये बात डिस्कस करेंगे कि 3/2 पार्टिकल कोलाइड किया, बोलिए ना भाई। 3/2 पार्टिकल मतलब एक पार्टिकल आधा पार्टिकल। जब भी होगा तो ये बोलेंगे ना कि 2 पार्टिकल कोलाइड किया, या एक पार्टिकल इन्वॉल्व हुआ, राइट, या 3 पार्टिकल कोलाइड किया। ये बोलेंगे -1 पार्टिकल इन्वॉल्व हुआ? नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 0 पार्टिकल इन्वॉल्व हुआ? नहीं बोल सकते हैं, करेक्ट? इसका मतलब है कि मॉलिक्युलरिटी ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। क्या होता है? एक मिनट समझिए, मैं लिखवा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर तो कितना बार ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। इसी के बारे में तो मैं तारीफ कर रहा था कि इसको बहुत तोड़ के पढ़ने का रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब है मॉलिक्युलरिटी क्या होगा? पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, करेक्ट? अब एक स्टोरी सुनिए। अगर किसी एलिमेंट्री स्टेप में 1 पार्टिकल इन्वॉल्व है तो उसको पढ़ते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, SN1, याद है? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और 2 पार्टिकल इन्वॉल्व है तो क्या बोलेंगे? बाईमॉलिक्यूलर। क्या पढ़ते हैं? और 3 पार्टिकल इन्वॉल्व है, क्या पढ़ेंगे? उसको ऐसे पढ़ते हैं टेरमॉलिक्यूलर। और 4 पार्टिकल इन्वॉल्व है तो वो होता ही नहीं है। मैक्सिमम मॉलिक्युलरिटी होता है 3। कितना होता है? 3। इसके पीछे का रीजन, मान लेते हैं कि आज जितने बच्चे मेरे क्रिसमस में प्लान किए होंगे बाहर घूमने का, तो एक तो होता है कि बहुत शांत, उसको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बस अकेले ही रहना है। एक बहुत अच्छी साउथ इंडियन मूवी अभी लगा हुआ है, मैं भी सोच रहा हूँ देखने के लिए, बहुत तारीफ हो रहा है। आई डोंट नो कैसा है, देखिए। यस, वो लोग बॉलीवुड से बहुत आगे निकल गए हैं, राइट? इसलिए कभी किसी को कम मत आकिए, सबका टाइम आएगा। मान लेते हैं कि किसी को मूवी देखना है और अकेले देखना है, वो घर से निकलेगा, किसी के साथ पूछने का रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन किसी दूसरे पर डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है, करेक्ट? अब
दो पार्टिकल निकला मूवी देखने के लिए, एक घर से निकला, दूसरे को कॉल कर रहा है, दूसरा बोला नहीं अभी पेरेंट्स घर पे हैं, ऑफिस जाएंगे, थोड़ा वेट करो, तब तक टेलर छूट गया। इसका मतलब है कि ए और बी इन दोनों कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये तो अपना सफिशिएंट मोमेंटम से आ रहा है, बट उस मोमेंटम से अगर बी नहीं आएगा तो क्या प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा? इसका मतलब इसका इफेक्टिव कोलिन ए और बी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अब कहानी आ गया 3 का, ए भी है और बी भी है और 3 फ्रेंड है मूवी देखने के लिए निकले। ए बी को कॉल किया, बी सी को और सी ए को, हो गया देयर इज कन्फ्यूजन, कहाँ पे मिलना था, राइट? वो टेलर क्या थोड़ा और भी छूट गया। एक्चुअली एक मूवी का याद आ गया, ओम शांति ओम का। ओम शांति ओम, हाँ स्टूडेंट, ओम शांति ओम जस्ट दिवाली के आगे है ना मूवी कोई ऐसा शाहरुख खान का, उस टाइम बहुत इसका चर्चा हुआ था। और दिवाली के जस्ट अगला दिन ही, दिवाली के दिन रिलीज हुआ था, हम लोग अगला दिन प्लान कर रहे थे। उस टाइम मैं IIT में ही पढ़ रहा था। तो प्लानिंग हुआ, जब यहाँ पे आए तो देखे कि एकदम बिल्कुल ब्लैक में टिकट चल रहा है। और टिकट ब्लैक में ले भी लिया जा सकता है क्योंकि IIT में है, अभी थोड़ा पैसा है, ले सकते हैं, 200 या 500 भी दे सकते हैं, बट मिलेगा तब तो। डायमंड रहता ना, प्लैटिनम, उसका डायमंड, उसके बाद गोल्ड और सिल्वर। बोलने में कितना अच्छा लगता है, बट सिल्वर में अगर बैठिएगा तो सॉलिड एंगल ऐसे बनेगा, राइट? तो सिर्फ एक ही चीज़ था कि आपको सिल्वर मिल रहा है। और बहुत सारे लोग, हम लोग आए थे, कम से 20 लोग। और दिवाली के अगला दिन तो सोचिए दिवाली में कितना भयानक पार्टी हो रहा होगा। रात भर लोग पार्टी किया है, राइट, जमकर। बालकनी में बहुत अच्छा खाना खिलाया जाता है IIT में, और खाने से भी ज़्यादा पार्टी होता है, और बहुत वहाँ पे एंजॉय भी होता है भाई, मस्ती भी होता है। 50-50 चलता है, 60-40 चलता है, 70 भी बोल सकते हैं। और किसी ने तो 7 साल तक जो वहाँ पे गुजार दिया, जिसको IIT बहुत भा गया, वो पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है। तो होता ना कि IIT का कैंपस इतना अच्छा लाइफ स्टाइल, बहुत अच्छा लग रहा है, और घर से पैसा कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया तो पास ही नहीं होगा। तो बहुत करने के बाद IIT आउट करता है। तो अब वो थक जाएगा तब आप कर देगा, भाई आप जाओ। मतलब क्या करेगा ना, एकदम स्मार्टली 2 पेपर में पास होगा, 1 में फेल होगा, 2 में पास होगा, 1 में फेल होगा। इस तरीके से 4 साल का कोर्स को 6 साल तक लेके जाएगा। मतलब इतना अच्छा IIT का कैंपस लग रहा है। मतलब उतने सीनियर के भी सीनियर के सीनियर, सुपर सीनियर हम लोग उसको बोलते हैं वहाँ पे, सुपर सीनियर। मतलब ऐसे 2-4 लोग से मुझे मुलाकात हुआ था फर्स्ट ईयर में, उनसे मिलवाया था पूरा रिस्पेक्ट के साथ। जब इंट्रोडक्शन करवाया गया था ना, तो देखो जो हम लोग का 2nd ईयर, 3rd ईयर या 4th ईयर में सीनियर थे, वो बुलाए तो 6th ईयर वाले को बुलाए, 7th ईयर को, इनको बिल्कुल आगे से ही सलाम ठोकना है। बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन है। तो ABC, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट बनना सिर्फ इन दोनों के इफेक्टिव कोलिन पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों का, या तीनों को इफिशिएंटली आएगा तब प्रोडक्ट बनेगा। इसका तो एट ए टाइम कितना मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है? 3 में ए सिचुएशन है, तो 4 पार्टिकल एट ए टाइम कोलाइड करके प्रोडक्ट अभी तक एक्सपेरिमेंटली नहीं मिला है एट ए टाइम। दिस इज द वजह मैक्सिमम मॉलिक्यूल कितना हो सकता है। और कोलिजन में तो ये तो नहीं बोल सकते थे कि 2.5 पार्टिकल कोलाइड करेगा, तो क्या बोला गया, नंबर ऑफ पार्टिकल टेकिंग पार्ट, राइट? तो पार्टिकल बोल रहे हैं तो पार्टिकल इंटीग्रल वैल्यू ऑलवेज रहेगा, चाहे 1 पार्टिकल, नहीं तो 2 पार्टिकल, नहीं तो 3 पार्टिकल। 3.5 पार्टिकल या 2.5 पार्टिकल नहीं होगा, करेक्ट है ना? इसका मतलब मॉलिक्युलरिटी इंक्रीजेज, डिपेंडेंसी ऑल्सो इंक्रीजेज, देन रेट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, डिक्रीजेज। दिस इज द वजह कि मैक्सिमम मॉलिक्युलरिटी कितना, एक लाइन लिखिए नोट करके। 1 मिनट, मॉलिक्युलरिटी किसका होता है भाई? जो मैंने लाइन लिखवाई उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। मॉलिक्युलरिटी होता है एलिमेंट्री स्टेप का या एलिमेंट्री रिएक्शन का, करेक्ट? क्या किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, नेट रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी आप डिफाइन करेंगे? मान लेते हैं कि नेट रिएक्शन ऐसे है, 2A + 4B कन्वर्ट इनटू व्हाट, प्रोडक्ट।
करेक्ट। तब तो यहाँ पे 2 + 4 6 हो गया, इसका मतलब 6, क्या 6 मॉलिक्यूलिटी पॉसिबल है? इसका मतलब है ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलिटी डिफाइंड होता है या नहीं होता है, या होता है या नहीं होता है? किसी भी नेट रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का खुद का मॉलिक्यूलिटी नहीं होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, मॉलिक्यूलिटी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मैंने पहले ही बोल दिया इसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे? तो सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलिटी नहीं होता है, मतलब नेट रिएक्शन का मॉलिक्यूलिटी नहीं बोलते हैं, उसके एलिमेंट्री स्टेप का मॉलिक्यूलिटी होता है। क्या होता है? यस। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का खुद का मॉलिक्यूलिटी नहीं होता है, इसलिए मॉलिक्यूलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या बोलिएगा? नॉट डिफाइंड। तो उसके अंदर किसका? उसके ईच स्टेप का, एलिमेंट्री स्टेप का। करेक्ट है ना? लिखिए, मॉलिक्यूलिटी ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री स्टेप और एलिमेंट्री प्रोसेस, एलिमेंट्री स्टेप और एलिमेंट्री रिएक्शन। इट इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इट इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का खुद का मॉलिक्यूलिटी नहीं होता है। ठीक है, एक और पॉइंट लिखिए, मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। मॉलिक्यूलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू and maximum molecularity equal to 3 and maximum molecularity equal to 3। एक मिनट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट? डिफरेंस समझिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है? 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, इंटीग्रल। करेक्ट। व्हाट अबाउट मॉलिक्यूलिटी? 1 2 3 4 तो हो ही नहीं सकता है। 1 पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, तो मॉलिक्यूलिटी या तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, 4 तो होगा नहीं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसका होता है? बोलते हैं ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक मिनट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ये नहीं बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ दिस स्टेप। आप क्या पढ़ते हैं? पूरे रिएक्शन का ऑर्डर। किसका ऑर्डर? नेट रिएक्शन, पूरे रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। करेक्ट, नो डाउट। मान लेते हैं कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, वो 3 स्टेप में कवर हो रहा है, उसका सेकेंड स्टेप ही आरडीएस है, तो सेकेंड स्टेप को देखकर ही रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे। किसको? सेकेंड स्टेप को देखकर ही हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे। करेक्ट। और वहां से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा वो सिर्फ उस स्टेप का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहेगा या पूरे रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहेगा? वो पूरे रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, ना कि ओनली फॉर दैट स्टेप। करेक्ट, करेक्ट है ना? इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको देखकर निकालेंगे? कहाँ से निकालेंगे? रेट लॉ एक्सप्रेशन से। और रेट लॉ एक्सप्रेशन किसको देखकर लिखेंगे? स्लोएस्ट स्टेप को। लेकिन वहाँ से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहेगा वो सिर्फ उस स्टेप का कहलाएगा या पूरे रिएक्शन का? बट व्हाट अबाउट मॉलिक्यूलिटी? मॉलिक्यूलिटी स्टेप बाय स्टेप का अलग अलग होता है। एक मिनट, मॉलिक्यूलिटी सिर्फ स्लो स्टेप का होता है या स्लो या फास्ट, कोई भी स्टेप हो? मैंने कभी भी इसमें लिखा कि मॉलिक्यूलिटी लिखने के लिए सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप को देखना है? मॉलिक्यूलिटी डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी स्टेप, हर स्टेप का खुद का अपना अपना मॉलिक्यूलिटी रहेगा। करेक्ट। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक पार्टिकुलर स्टेप का होता है या पूरे रिएक्शन का होता है? लिख लीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द ऑर्डर ऑफ होल रिएक्शन। Order of reaction is the order of whole reaction, but molecularity is only particular step. चलिए यहाँ देखिए, ये बात समझ में आ गया ना? अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट,
यहाँ पे सबको देखने का रिक्वायरमेंट है। मान लेते हैं कि मैं खुद ही मेंशन कर दिया, ये मुझे पता है। सपोज कीजिए मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया कि जो मैंने रिएक्शन लिखा स्टूडेंट, ये मेरा एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर ये इन्फॉर्मेशन दे दिया गया कि जो मैंने रिएक्शन लिखा वो क्या है, इफ दिस रिएक्शन, ये बात मैंने बोल दिया, इफ दिस रिएक्शन इज व्हाट। तो जब इन्फॉर्मेशन दे दिया गया मतलब ये ओनली वन स्टेप में ही कवर होगा, तब तो आपको ना चाहते हुए भी इसी को देखकर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, करेक्ट। तब उस टाइम पे इस कंडीशन के लिए यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, नीट वाले बच्चे, अगर मेंशन कर दिया गया या अगर आपको पता है कि इफ दिस रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन, करेक्ट, मतलब ये इसको वन स्टेप में ही कवर होना है। और तब पूछा जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 3 ही हो सकता है, करेक्ट। अल्फा प्लस बीटा, तो उस केस में नंबर ऑफ जो कोफिशिएंट है क्या है, एलिमेंट्री स्टेप या एलिमेंट्री रिएक्शन में जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मॉलिक्यूलरिटी। क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी क्या है, मॉलिक्यूलरिटी अगर आपको एलिमेंट्री स्टेप पता है तो मॉलिक्यूलरिटी निकालने के लिए आप बस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखेंगे, किसका, एलिमेंट्री स्टेप का। तो ये क्या हो गया, जब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम कर रहे हैं, इसका मतलब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्या है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। क्योंकि आप एलिमेंट्री स्टेप भी लिखे बिना तो आप मॉलिक्यूलरिटी निकाल ही नहीं सकते हैं, राइट। और एलिमेंट्री स्टेप देख कर आपको कोफिशिएंट का सम कर रहे हैं तो मोटा मोटी क्या हो गया, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, करेक्ट। लिखिए एक लाइन, और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा, 3। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी कितना होता है, 3 होता है। देखिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री स्टेप इज थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ, फॉर दिस इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूलरिटी क्या रहेगा एवरीवन, अल्फा प्लस बीटा, करेक्ट है ना। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने का टाइम आ गया, कौन सा, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के लिए क्या लिखेंगे, R इक्वल टू के, ए के पावर नहीं, तो सर इससे पहले तो आप पढ़ाए तो एक्स और वाई लिख दिए, इससे जब पहले पढ़ा रहे थे तो मुझे पता था क्या कि वो रिएक्शन वन स्टेप का रिएक्शन है या मल्टीपल स्टेप का है, नहीं पता था। रेट लॉ एक्सप्रेशन तो हम लोग क्या देखेते हैं, एलिमेंट्री स्टेप या आरडीएस। जब भाई ये पहले से इन्फॉर्मेशन दे दिया कि ये रिएक्शन मेरा एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब ये वन स्टेप में ही कवर होगा, तो यही इसमें कंपेरिजन का बात ही नहीं है कि कौन सा स्लो कौन सा फास्ट। तो अगर आपको ये 100% श्योर हैं कि ये रिएक्शन वाली वन स्टेप का है या यही रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन देगा, दिस स्टेप गिव्स रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो उसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहेगा वही एक्चुअली क्या बन जाएगा, एक समस्या स्पॉटलाइट करना पड़ेगा ना। हाँ वही स्पॉटलाइट करना पड़ेगा। कुरान फ्लो का स्पॉटलाइट करने के लिए यहाँ पे हट गया था स्पॉटलाइट, मुझे ही करना पड़ेगा।
स्पॉटलाइट करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, देखिए नज़र आ रहा है? शुभांकर को नहीं आ रहा है। नेटवर्क ठीक कीजिए। चलिए, हाँ यस, एलिमेंट्री रिएक्शन में जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम रहेगा वही क्या कहलागा? मॉलिक्यूलरिटी। क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में या एलिमेंट्री स्टेप में जितना कोफिशिएंट है उतना पार्टिकल एट ए टाइम कोलाइड करते रहेगा। दिस इज द वजह अल्फा और बीटा का सम मिलाकर 3 से ज़्यादा नहीं पॉसिबल है। जैसे मैंने बोला ना, अल्फा प्लस बीटा का सम कितना होगा मैक्सिमम? अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो क्या इसको 2a और 3b लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। करेक्ट? समझ में आ गया है? एक मिनट, यहाँ पे ट्विस्ट है थोड़ा सा। अगर आपका एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्या है? अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है मतलब ओनली वन स्टेप, तो उस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलर ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल रहेगा। करेक्ट? क्योंकि आप इसी को देखकर यहाँ आप लिखिएगा। आप रेट लॉ एक्सप्रेशन किसको देखकर लिखते हैं? एलिमेंट्री स्टेप मतलब स्लोएस्ट स्टेप, उस पर भी थोड़ा देर में आता हूँ। लेकिन अगर आपका एक ही स्टेप का रिएक्शन है तो आप कंपेयर किसके साथ कीजिएगा? तो यही आपका सब कुछ है। तो R इक्वल टू के ए के पावर अल्फा प्लस इंटू बी के पावर वाट। तो अगर आप डैम श्योर है गिवन रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन, तो इसी का कोफिशिएंट इसका सुटेबल कोफिशिएंट बन जाएगा। ठीक है? तब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा? इसका मतलब है कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए बात नहीं बोल रहा हूँ, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होगा? मैच कर जाएगा। इफ गिवन रिएक्शन इज व्हाट? एलिमेंट्री रिएक्शन। क्लियर हो गया एवरीवन? चलिए इसको हटाया जाए। यहाँ देखिए, जहाँ भी एट ए टाइम 4 पार्टिकल वो रिएक्शन में दिखाया जाता है, बट एट ए टाइम 4 पार्टिकल अगर एलिमेंट्री स्टेप है, जिसको देखकर आप RDS लिख रहे हैं, एलिमेंट्री अगर स्टेप में तोड़, इसका उसको और तोड़ने का रिक्वायरमेंट था। ये एक क्वेश्चन है कि किसी भी रिएक्शन का बात कर रहे हैं, तो जहाँ भी अगर एट ए टाइम देखते हैं तो मैक्सिमम अगर एक स्टेप में हो रहा है, उसको मतलब देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपेयर कीजिएगा तो उसमें कभी कभी 2 स्टेप मिलाकर मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, सर उसको और भी स्टेप ब्रेक करने का रिक्वायरमेंट है। करेक्ट? तो वहाँ से इसको बहुत चीज़ों को रिलेट कीजिएगा तो बहुत 2-3 स्टेप मिलाकर भी मैं जंप करता हूँ पढ़ाने के बाद। देखिए इस एरो को बचाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, उसको और वहाँ पे तोड़ने का रिक्वायरमेंट है केमिकल काइनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? अब यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि मैंने बोल दिया, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, और मैं पहले ही मेंशन कर रहा हूँ कि जितना भी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ सारा एग्जाम्पल मेरा अभी एलिमेंट्री रिएक्शन का है। हेडिंग नहीं बना दिया है, ये रिएक्शन क्या दे रहे हैं और ऐसे है। करेक्ट? तो भाई इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना रहेगा? 1। तो इस टाइप का रिएक्शन का क्या नाम बोलिएगा? यूनिमोलिकुलर। और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए R कैसे लिखेंगे? के ए के पावर 1, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा स्टूडेंट? 1 हो जाएगा। करेक्ट है ना? अगर सेकेंड एग्जाम्पल लिए 2A कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, मान लेते हैं 2A कन्वर्टेड टू
प्रोडक्ट। और एक कौन सा रिएक्शन है? एलिमेंट्री, करेक्ट। तब इसका मॉलिक्यूल क्या रहेगा और क्या पढ़िएगा? बाइमोलिकुलर, करेक्ट। और रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखाएगा स्टूडेंट? एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। A प्लस बी कन्वर्ट इनटू व्हाट? प्रोडक्ट। और मेंशन कर दिया कि जितना भी एग्जांपल ले रहा हूँ ऑल आर एलिमेंट्री रिएक्शन, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ साथ में। तब मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा? 1 + 1। तब भी क्या बोलिएगा? बाइमोलिकुलर। और रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? A के पावर 1 और B के पावर 1, करेक्ट। ठीक है ना? एक मिनट, कल के डेट में ऑर्डर, यहाँ देखिए सब लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसा भी होता है 3/2 आ गया। एक बात तो पक्का है कि अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी को रिएक्शन का 3/2 है, मतलब डैम से वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं रहा होगा। एलिमेंट्री रिएक्शन रहेगा तो ऑलवेज इंटीग्रल आते रहेगा। इसका मतलब वो रिएक्शन 3/2 आने के पीछे जरूर कुछ ना कुछ बजा रहा होगा, और मोर देन 1 स्टेप में। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन रहेगा तो मॉलिक्यूलरिटी के बराबर मैच करना पड़ेगा, और मॉलिक्यूलरिटी तो ऑलवेज इंटीग्रल रहेगा। तो एक बात तो श्योर है कि इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैविंग द फ्रैक्शन वैल्यू देन डैम्स योर गिवन रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स, करेक्ट। बट इट रिवर्स मे और मे नॉट, इट रिवर्स मे और मे नॉट। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होने का मतलब ये नहीं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑलवेज फ्रैक्शन रहेगा, फ्रैक्शन हो भी सकता है, बट अगर फ्रैक्शन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, क्योंकि अगर 1 स्टेप रिएक्शन रहेगा तो ऐसा नहीं होगा, करेक्ट है ना? इसको लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है? आप लोग सुन पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? एवरीवन, मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा? 3। इसका नाम क्या रहेगा? ट्राई होता है लेकिन पढ़ेंगे टर्म मॉलिक्यूलर, या ट्राई मॉलिक्यूलर भी लिख दीजिए। R इक्वल टू क्या हो जाएगा? K A के पावर कितना? 2 एंड B के पावर 1। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? 3। इससे आगे जाने का रिक्वायरमेंट तो है नहीं, क्योंकि टेट्रा मॉलिक्यूलर तो रिएक्शन होता ही है। TER। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में आपने ऑब्जर्व किया क्या कि अगर इफ गिवन रिएक्शन इज 1 स्टेप रिएक्शन मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन, देन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा? सेम। एक पॉइंट लिखिए कंक्लूजन में। अच्छा 10-15 मिनट क्लास ले सकते हैं अभी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक जगह पे पहुंचना है, नहीं तो छूट जाएगा फिर। इफ गिवन रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन, if given reaction is elementary reaction, then molecularity of reaction and order of reaction are equal. Then molecularity of reaction and order of reaction are equal. एक और पॉइंट लिखिए, if order of reaction having the fractional value then given reaction must be complex reaction. But it reverse may or may not. इसका उल्टा क्या होगा? मतलब कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑलवेज फ्रैक्शनल ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहेगा, इंटीग्रल भी हो सकता है, ठीक है? बट अगर फ्रैक्शनल वैल्यू है मतलब रिएक्शन क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स रहेगा। अब एक और पॉइंट बनाइए। यहाँ तक सारा डिफरेंस समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? और मॉलिक्यूलरिटी किसका डिफाइन होता है? होल रिएक्शन का नहीं होता है, एलिमेंट्री स्टेप का होता है। तो सर आप तो एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोल दिए, वह एलिमेंट्री रिएक्शन एक ही स्टेप का था, वही उसका एलिमेंट्री स्टेप था, राइट? लिखिए नोट करके, इन रिएक्शन मैकेनिज्म in reaction mechanism of complex reaction
all elementary process proceed with different rate in reaction mechanism of complex reaction. All elementary process मतलब elementary step proceed with different rate, comma, the slowest step of reaction mechanism is called, बोलिए क्या बोलते हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, RDS। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाकी स्टेप उसी का वेट कर रहा है। बिकॉज ऑल अदर स्टेप मस्ट वेट फॉर स्लोएस्ट स्टेप टू अकर्स। Because all other step must wait for slowest step to occur. Because all other step must wait for slowest step to occurs. यहाँ तक सही है? बोलिए पूरे रिएक्शन को कौन कंट्रोल करके रखेगा? स्लोएस्ट स्टेप, क्योंकि वही अब क्या हो गया, वो है तो उस स्टेप का, उसको स्टेप को देख कर लिखेंगे, लेकिन वो पूरे रिएक्शन का कहलाएगा। लिखिए एक और पॉइंट, द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, इज डिटरमाइंड बाय रेट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। The rate of overall reaction is determined by slowest step. पूरे रिएक्शन का रेट कौन डिटरमाइन करेगा? स्लोएस्ट स्टेप। आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है। आज का थ्योरी जितना भी पढ़ाया हूँ उसी थ्योरी पे एक्सरसाइज सेकेंड और थर्ड है, जो कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, और कवर होने के बाद फिर नेक्स्ट थ्योरी बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, 12th क्लास का स्टूडेंट बाकी जगह ट्यूशन चल रहा है या ख़त्म हो गया है? ऑनलाइन या ऑफलाइन? सब ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों? कल का क्लास शाम में जो लूँगा तो उसमें मैं डिस्कशन करूँगा, क्योंकि न्यू बैच के बच्चे थोड़ा सा, मतलब ऑनलाइन में 7 या 8 ज्वाइन कर रहे हैं और ऑफलाइन में 2-3, करेक्ट। तो मैं बैच को मर्ज कर दूँगा और कल हम लोग डिसाइड कर लेंगे, मतलब आपका रूटीन डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मतलब पूछ कर कौन सा दिन है, तो उससे और फास्ट हो जाएंगे हम लोग। कुछ ख़राब के पीछे कुछ अच्छा रहता है। अच्छा, आप न्यू बैच के हैं? अच्छा, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू बैच, राइट। तो जो कुछ है उसमें हार्डली 10 लेक्चर ही है, तो वो मुझे पता है। एसिडिटी, बेसिसिटी, टॉटोमेरिज्म, एक लाइन याद है। ज्योमेट्रिकल इसमें कुछ है, प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, सब ड्रॉपर बैच के साथ पढ़ा दूंगा, या अलग से भी पढ़ा देंगे, लेकिन पहले मेरा टारगेट है कि फिनिश द सिलेबस। नहीं, प्रॉब्लम उससे नहीं है स्टूडेंट, प्रॉब्लम है आप ऑफलाइन भी नहीं आ रहे, चलेगा, उतना तक टॉलरेबल है। भाई लाइव भी नहीं आते हैं, वो कैसे चलेगा? जितना एफर्ट से आज आपने समझ लिया बातों को, वीडियो देखिएगा तो रुकते रहिएगा। 1.5 आवर का वीडियो देखने में 2.5 घंटा लग जाता है, रुकते रहिएगा ना, लिखने के लिए रुकना पड़ेगा। यहाँ पे 1.5 आवर क्लास तो 1.5 आवर में भी होगा। ऑल डिपेंड्स ऑन मेरा स्पीड, राइट। और वीडियो का क्लास डिपेंड्स ऑन इंटरनेट स्पीड, और उसमें भी डिपेंड्स ऑन योर स्पीड। देख रहे हैं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं,
अभी आपके पास यहाँ ऑप्शन है ब्रेक लेने का, ले ही नहीं सकते हैं। जाने से पहले आप सोचिएगा सर क्या पूछेंगे, राइट। बाथरूम वगैरह जाना है तो बोल सकते ठीक है जाइए, अदरवाइज तो कोई ऑप्शन नहीं है। ये नहीं सर मन नहीं कर रहा, थोड़ा बाहर से घूम के आते हैं, ऑप्शन ही नहीं है। एक फ्लो में क्लास चल रहा है, राइट। मैं भी नहीं छोड़ के जा सकता हूँ, देखते हैं थोड़ा भी डिस्टर्ब होता है तो खुद डिस्टर्ब हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, दोनों के लिए बात है। यहाँ देखिए, ये लास्ट एग्जांपल है स्टूडेंट। देखिए तो बैलेंस है, ठीक है। ए रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है। ये है स्टेप फर्स्ट, इसका इन्फो दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट से कि स्लो है। अच्छा, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के सारे एलिमेंट्री स्टेप को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा? नेट रिएक्शन। क्या मिलेगा? क्योंकि आप उसको तोड़ दिए थे, अब जोड़िएगा तो क्या मिल जाएगा? नेट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और इसमें इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि ये 2 स्टेप में कवर हुआ है, ए स्लो है और ए फास्ट है। रेट लॉ एक्सप्रेशन कौन देगा? पहला पॉइंट कौन देगा? दिस वन इज कॉल्ड व्हाट? आरडीएस। नेक्स्ट यहाँ देखिए, प्रोडक्ट साइड में देखिए तो क्या है? I2 और HCl। रिएक्टेंट साइड में देखिए क्या है? और वो मैं कहाँ देखने के लिए बोल रहा हूँ? नेट रिएक्शन में। कहाँ पे देखने के लिए बोल रहे हैं? यहाँ पे आपको इस दोनों स्टेप में आपको एक रिएक्शन इंटरमीडिएट खोज के बताना है। तो सर रिएक्शन इंटरमीडिएट खोजें कैसे? तो दोनों स्टेप में कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस देखिए जो नेट रिएक्शन में ना ही प्रोडक्ट में है ना ही रिएक्टेंट साइड में है। HI। नेट रिएक्शन में ना ही प्रोडक्ट साइड में है ना ही रिएक्टेंट साइड में है, वो HI है, करेक्ट। HI को देखिए तो इस तरफ है, इस तरफ है, इसका नेट रिएक्शन में नहीं है, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन कंज्यूम हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन का बीच का बात, दैट इज कॉल्ड व्हाट? रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव अगर केमिकल काइनेटिक्स में अगर आता है तो खोज लीजिएगा, हाउ कैन वी फाइंड आउट द रिएक्शन इंटरमीडिएट? वैसा केमिकल सब्सटेंस जो ना ही रिएक्टेंट नेट रिएक्शन में, कहाँ पे? नेट रिएक्शन में ना ही रिएक्टेंट साइड है और ना ही प्रोडक्ट साइड। तो पहला बात तो एक चीज पता चल गया कि इस रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट HI है, करेक्ट। सेकेंड थिंग बोलिए, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ फर्स्ट स्टेप। क्या बोलिएगा? फर्स्ट स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी बताइए। कोफिशिएंट 1 और कोफिशिएंट 1 कितना होगा? सेकेंड स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हर स्टेप का होता है, चाहे स्लो हो या फास्ट हो, 2। और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ नेट रिएक्शन क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में खुद का मॉलिक्यूलरिटी नहीं होता, उसके एलिमेंट्री स्टेप का होता है, करेक्ट। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखिएगा स्टूडेंट? किसको देखकर? आरडीएस। किसको देखकर लिखेंगे? क्या लिखिएगा? H2 के पावर 1 और ICl के पावर 1, करेक्ट है। अब बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? 2। एक किसका है? सिर्फ स्टेप फर्स्ट का या पूरे नेट रिएक्शन का कहलाएगा? ये नेट रिएक्शन कहलाता है। तो नेट रिएक्शन का क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बट मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है?
हर स्टेप का अपना अपना, नेट रिएक्शन का खुद का कोई मॉलिक्यूल डिफाइंड नहीं है। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ देखिए, अब आपके मन में आएगा कि सर ये ऑर्डर ऑफ इस तरीके से, तो एक मिनट, सबसे बड़ा पजल के साथ आपको आज का क्लास छोड़ रहा हूँ कि सर एलिमेंट्री स्टेप को देखकर ही लिखना था मुझे आरडी रेट लॉ एक्सप्रेशन। एलिमेंट्री स्टेप में तो ऑलवेज कोफिशिएंट इंटीग्रल में रहेगा, तो यहाँ तो इस तरीके का ही आएगा, तब तो ऑर्डर ऑफ ऑलवेज इंटीग्रल होना चाहिए। मेरा कन्फ्यूजन कि मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन किसको देख के लिखूंगा? एलिमेंट्री स्टेप। एलिमेंट्री स्टेप में तो कोफिशिएंट ऑलवेज क्या रहेगा? इंटीग्रल रहेगा, तो उस तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू आना चाहिए, और फिर भी फ्रैक्शन होता है। करेक्ट है ना? होता है ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब वहाँ पता चलेगा। और क्या यहाँ देखिए कहाँ पता चलेगा? सेकेंड और थर्ड में। बट रेट लॉ एक्सप्रेशन का, एक मिनट रुकिए, ध्यान सुनिएगा, ऐसा भी तो, एक मिनट, ऐसा भी तो हो सकता था कि स्लो ए रहता फास्ट ए रहता, स्लो ए रहता और फास्ट, तब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते, और तब रेट लॉ एक्सप्रेशन में के लिए क्या लिखते हैं? सेम नहीं रहता। R इक्वल टू के एच आई के पावर 1 और ICL के पावर 1, तब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वहाँ पे रुकना है, क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन का डिफिनेशन में था कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, नॉट इंटरमीडिएट। क्या था? और रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपका आ क्या गया? इंटरमीडिएट। तो हम लोग क्या करेंगे? इंटरमीडिएट को रिएक्टेंट के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, और उस कन्वर्ट करने के बाद ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएंगे। क्या करेंगे? ये जो बात मैंने बोला यहाँ से ही मैं स्टार्ट करूँगा, इसी एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, आज का इतना ही। हाँ 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 बोलिए। अच्छा, नॉट डिफाइन क्यों हुआ? नेट रिएक्शन का, इस रिएक्शन का, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का खुद का मॉलिक्यूल होता है, इसलिए मैंने बोला नॉट डिफाइंड। हाँ, एक मिनट, यहाँ देखिए स्टूडेंट, वैसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो नेट रिएक्शन के ना ही रिएक्टेंट साइड में है और ना ही प्रोडक्ट साइड में है, उसको बोलेंगे आज के बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो यहाँ इस दो स्टेप में जितना भी केमिकल सब्सटेंस है उसमें खोजिए आप कौन है जो दोनों इस नेट रिएक्शन में दोनों तरफ में से कहीं भी नहीं है। HI, राइट? HI इधर है, इधर है, नहीं है। इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन कंज्यूम कर गया, बट ना ही रिएक्टेंट है ना ही प्रोडक्ट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट। यस।